हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था, स्क्यूनेस, मोमेंट्स एंड कर्टोसिस, इसका रह गया हमारा लास्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक, दैट इज कर्टोसिस, जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम ये बेसिकली हमने ये चैप्टर पढ़ा था। इससे पहले दो चैप्टर जो हमने कवर किए थे वो थे हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने कहा था कि हमें एक गिवन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है या डेटा सीरीज है, हमें इन मेजर्स की हेल्प से वहां उस डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल वैल्यू पता चल जाती है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि सिर्फ सेंट्रल वैल्यू पता होने से हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू सिर्फ अगर हम देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि उससे हमें पूरे डेटा के बारे में पता चल सके। तो इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ हमें उस डेटा की वेरिएशन या वेरिएबिलिटी को भी स्टडी करने की जरूरत है, जो हम स्टडी करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की हेल्प से, राइट। फिर हमने कहा था कि सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें हमने कहा था रेंज होता है, क्वार्टाइल डिविएशन होता है, देन वी स्टडी स्टैंडर्ड डिविएशन, वी स्टडी मीन डिविएशन। तो ये सारे मेजर्स पढ़ने के बाद भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे डेटा के इन चीजों से पता नहीं चलते। तो वो जो और एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमें पता चलते हैं यहाँ से। ये जो हमने तीन टॉपिक्स लिख रखे हैं, स्क्यूनेस, मोमेंट्स एंड कर्टोसिस। जैसे कि हमने कहा था, स्क्यूनेस जो होता है वो हमें बताता है कि हमारे डेटा में जो वेरिएशन है वो किस डायरेक्शन में है, क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से हमें ये तो पता चल जाता है कि दैट देयर इज वेरिएशन इन आर डेटा, लेकिन वो वेरिएशन किस साइड ज्यादा है, पॉजिटिव साइड ज्यादा है या नेगेटिव साइड ज्यादा है, वो हमें पता नहीं चलती है। तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं स्क्यूनेस। वैसे ही फिर हमने पढ़े मोमेंट्स, जिसमें हमने कहा कि हम 4 मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट मोमेंट हमें मीन बताता है, सेकेंड मोमेंट हमें वेरिएंस के बारे में बताता है, थर्ड मोमेंट से हमें स्क्यूनेस पता लगती है, और फोर्थ मोमेंट से हमें कर्टोसिस के बारे में पता चलता है। लेकिन कर्टोसिस क्या है वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो आइए पहले हम इसकी एक दो डेफिनेशन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली कर्टोसिस होता क्या है और ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक डेटा सीरीज के या किसी डिस्ट्रीब्यूशन के, जो हमें कर्टोसिस से पता लगते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं व्हाट इज कर्टोसिस। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कर्टोसिस इन ग्रीक मीन्स बल्जीनेस। और जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो कर्टोसिस रेफर्स टू डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकेडनेस इन द रीजन अबाउट द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। आपने ये स्टेटमेंट देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है। इस स्टेटमेंट में हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनता है, हम एक एक्स एक्सिस पर लेते हैं वेरिएबल की वैल्यू और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज। तो जब हम प्लॉट करते हैं हमें कुछ इस तरह का कर्व मिलता है। ये हम पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं, जिसे हम नॉर्मल कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, हर एक कर्व नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा कर्व, चलिए इसके अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी हम डिटेल में नहीं जाते। तो फिलहाल आपके लिए समझने की क्या जरूरत है कि जो इस तरह का कर्व, बेल शेप्ड कर्व बनता है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व। अब हमारी जो और डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हम इसको एक रेफरेंस पॉइंट की तरह मान के चलते हैं, और इस कर्व के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी ज्यादा फ्लैट है या कितनी ज्यादा पीक्ड है। अब फ्लैट है या पीक्ड है किस रीजन में, सेंट्रल रीजन में, अबाउट द मोड, क्योंकि हम कहते हैं मोड जो होता है वो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में हमारी जो और डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा फ्लैट है या और ज्यादा पीक्ड है, तो उस चीज को हम कहते हैं कर्टोसिस। ठीक है, तो इसको कहने का ये भी मतलब है कि अगर पीक्ड है, मतलब इससे ज्यादा पीक बन गई, तो इसका मतलब ज्यादा जो आइटम्स हैं वो मोड के अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड हैं, राइट। और अगर ये ज्यादा थोड़ा सा फ्लैट कर्व बनता है इसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब इसके अराउंड ज्यादा वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कर्टोसिस। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकेडनेस इन द रीजन अबाउट द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। हम इस जगह पीकेडनेस नहीं देख रहे हैं या हम इस जगह पीकेडनेस नहीं देख रहे हैं, हम कहाँ देख रहे हैं, जहां पर मोड है। और मोड कहाँ पर होता है, जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो अबाउट दिस मोड हमारा जो कर्व है वो ज्यादा फ्लैट है या पीक्ड है, हम उसे कहते हैं, इट रेफर्स टू दैट इज द डिग्री ऑफ कर्टोसिस, राइट।
अब डिग्री ऑफ कर्टोसिस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज मेजर्ड रिलेटिव टू द पीकेडनेस ऑफ नॉर्मल कर्व। जैसा कि हमने कहा कि हम नॉर्मल कर्व को एक रेफरेंस पॉइंट मान के चलते हैं और उससे कंपेयर करके हम देखते हैं कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी कर रहे हैं वो उस नॉर्मल कर्व के कंपैरिजन में फ्लैट है या ज्यादा पीकेड है। ठीक है, तो अगर इफ द कर्व इज मोर पीकेड than the normal curve, it is called leptokurtic, and if curve is more flat topped than the normal curve, then it is called प्लेटिकर्टिक। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। तो अगर कभी कंफ्यूजन होता है, पहले तो आप टर्म्स याद कर लो, फिर किसकी कौन सी है वो कैसे याद रख सकते हो। जब हम फ्लैट बोल रहे हैं, फ्लैट के साथ है प्लेटिकर्टिक। ठीक है, थोड़ा सा राइम करता है ना फ्लैट एंड प्लैट। तो अगर एक प्लैटिकर्टिक है तो जो पीक्ड वाला होगा वो हमारा लेप्टोकर्टिक। ठीक है, ये ज्यादा लॉन्ग होगा तो इसीलिए हम इसे याद रखेंगे लेप्टोकर्टिक। ठीक है, और जो नॉर्मल कर्व होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट, उसको हम बोलते हैं दैट इज मीजोकर्टिक। और मीजोकर्टिक है इसका मतलब यहाँ पर कर्टोसिस जो होता है इट इज जीरो। ठीक है, जैसे हम कहते थे ना कि जो स्क्यूनेस होती है वो एसिमेट्री के बारे में बताती है। तो अगर स्क्यूनेस 0 आती है तो इसका मतलब पूरा सिमेट्रिकल है, कोई एसिमेट्री नहीं है। वैसे ही अगर जो हमारा नॉर्मल कर्व होता है उसे हम बोलते हैं कि उसका जो कर्टोसिस है वो 0 है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में पीक्ड है या फ्लैट टॉप्ड है, फिर हम उसे बोलते हैं लेप्टोकर्टिक या फिर प्लैटिकर्टिक। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम थोड़ा सा ये जो सारी चीजें हमने लिखी हैं इसको थोड़ा सा कर्व की हेल्प से और समझने की कोशिश करते हैं, उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये 3 कर्व्स बने हुए हैं। रेड वाला है आपका लेप्टोकर्टिक, ब्लू वाला हमने लिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम मीजोकर्टिक भी बोलते हैं। अब इसके कंपैरिजन में देखिए ये ज्यादा पीक है ना, तो इसे हम लेप्टोकर्टिक बोलते हैं। और अगर हम इसके कंपैरिजन में ये जो ग्रीन वाला कर्व है इसको देखें तो एज कंपेयर टू दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये ज्यादा फ्लैट टॉप्ड है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्लैटिकर्टिक। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने क्या किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने लिया रेफरेंस पॉइंट और उसके रिलेटिवली या उसके कंपैरिजन में हमने देखा कि ज्यादा पीक वाला है अगर कोई कर्व तो दैट इज लेप्टोकर्टिक, और अगर कम कर्व वाला मतलब कम पीक वाला या फ्लैट टॉप्ड है तो दैट इज प्लैटिकर्टिक। ठीक है, अब इसके अलावा 2 चीजें हमने यहाँ और लिखी हुई हैं, पॉजिटिव कर्टोसिस एंड नेगेटिव कर्टोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब यहाँ पर कर्टोसिस की वैल्यू पॉजिटिव आती है और वहां पर नेगेटिव आती है, ऐसा नहीं है। इसके लिए अब 2 मेजर्स हैं जहां पर हम वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो वैल्यूज का कंपैरिजन करने के लिए हम बोलते हैं कि मेजर्स ऑफ कर्टोसिस हमारे पास कौन से होते हैं। अगर हम मेजर्स की बात करें कि मतलब कर्टोसिस को मेजर कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला एक मेजर होता है बीटा 2। जैसे हमने स्क्यूनेस पढ़ा था ना, तो स्क्यूनेस के मेजर जब हमने मोमेंट्स की हेल्प से पढ़ा लास्ट वीडियो में, तो उसे हमने कहा था बीटा 1। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बीटा 1 से लिखते हैं और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस बीटा 2 से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे कौन से मोमेंट्स यूज होते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ मोमेंट। स्क्यूनेस के केस में थर्ड और सेकेंड मोमेंट यूज हुआ था, कर्टोसिस के केस में फोर्थ एंड सेकेंड मोमेंट यूज होगा। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, बीटा 2 के लिए फॉर्मूला होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। ठीक है, तो μ4 is fourth moment about mean and μ2 is second moment about mean, right? तो beta 2 is equal to μ4 upon μ2 square. This is the formula for kurtosis. आपने और कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं, इसमें यही एक मेन फॉर्मूला है। और उसके बाद जैसे हमने स्क्यूनेस के केस में गामा 1 पढ़ा था, बीटा 1 एंड गामा 1, वैसे ही कर्टोसिस में हमारे पास है बीटा 2 एंड गामा 2 हम लिखेंगे। ठीक है, तो गामा 2 के लिए फॉर्मूला होता है गामा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब हम इसमें देखते हैं वैल्यूज का कंपैरिजन। जब हम बात कर रहे हैं बीटा 2 की, अब बीटा 2 जो होता है, बीटा 2 is equal to 3 for normal distribution. ठीक है, for normal distribution। तो अगर कभी हम कैलकुलेशन करते हैं और बीटा 2 कैलकुलेट करते हैं μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर की वैल्यूज डाल के और उसकी वैल्यू आती है 3, तो इसका मतलब हम बोलेंगे इसमें कर्टोसिस
जीरो है, ठीक है। वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो ना ही लेप्टोकर्टिक है ना ही मीजोकर्टिक है, ठीक है। तो बीटा टू इज इक्वल टू 3। अगर बीटा टू आता है ग्रेटर देन 3, अब 3 से ग्रेटर देन की जब हम बात करेंगे इसका मतलब वो है लेप्टोकर्टिक, ठीक है। और अगर बीटा टू आता है लेस देन 3 तो वो होता है हमारा प्लैटिकर्टिक। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल है बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये वैल्यूज। अब उसी तरीके से अगर हम गामा टू की बात करते हैं तो देखिए गामा टू में क्या हो जाएगा। अगर हम गामा टू की बात करें तो देखिए अगर बीटा टू 3 आया तो गामा टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, है ना। तो अगर गामा टू इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब अगर हमारा बीटा टू आता है 3 से बड़ा, है ना, मतलब 4 मान लो, तो 4 माइनस 3 1 हो गया ना। तो गामा टू इज इक्वल टू 1 अगर आता है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उस केस में इफ गामा टू इज पॉजिटिव तो हम उसे बोलेंगे लेप्टोकर्टिक। अब देखिए सपोज बीटा टू आता है 3 से कम, तो प्लैटिकर्टिक में होता है ना लेस देन 3। तो अगर 3 से कम है सपोज 2, तो 2 माइनस 3 नेगेटिव वैल्यू आएगी हमेशा। तो अगर गामा टू आता है नेगेटिव तो इसका मतलब दैट इज जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज प्लैटिकर्टिक। तो आपने इन्हीं दोनों को कंपेयर करके ही समझ लेना है कि किस तरह की वैल्यू होगी तो हमारी वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। तो हमारे पास कौन से दो फॉर्मूले हैं, वन वी हैव बीटा टू इज इक्वल टू म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर और दूसरा है गामा टू विच इज इक्वल टू बीटा टू माइनस 3। आई होप दिस इज क्लियर। दीज आर द वेरी सिंपल फॉर्मूले, बट सिंपल है इसीलिए कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो आपने बीटा वन और बीटा टू में कंफ्यूज नहीं होना है, गामा वन और गामा टू में कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे से फॉर्मूले एक सीक्वेंस में याद करो और वैसे ही जब एग्जाम में बैठते हो तो अपना सबसे पहले फॉर्मूले लिख लेना है ताकि बाद में, क्योंकि कई बार टेंशन में सब मिक्स हो जाता है। तो जहां पर आपको लगता है जिन फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन हो सकता है फटाफट से पहले जाते ही वो फॉर्मूले लिख लेने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्टोसिस एंड मेजर्स ऑफ कर्टोसिस। चलिए अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। Okay, so the question is, the first four central moments of distribution are 0, 2.5, 0.7 and 18.75. Comment on the kurtosis of the distribution और ब्रैकेट में mentioned है बीटा टू एंड गामा टू। अगर ये नहीं भी लिखा होता, सिंपल यहाँ तक होता comment on the kurtosis of the distribution, तो आपको ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। वैसे तो अगर यूजुअली दोनों नहीं पूछे जाते हैं, सीधे ऐसे ही लिख दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखें कि एग्जामिनर के लिए कोई ये मार्क्स काटने के लिए कोई स्कोप नहीं छोड़ना है, इसलिए आपने बीटा टू और गामा टू दोनों कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है। अगर तो मेंशन्ड है कि बीटा टू ही कैलकुलेट करना है फिर आप वही कीजिए, या गामा टू ही कैलकुलेट करना है तो वही कैलकुलेट कीजिए। बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप दोनों कैलकुलेट कीजिए और दोनों की हेल्प से बता दीजिए कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की ये कर्टोसिस बनती है, ठीक है। चलिए अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी आर गिवन द फर्स्ट फोर सेंट्रल मोमेंट्स, मतलब moments about the mean they are given. So we are given mu1 0, mu2 is equal to 2.5, mu3 is equal to 0.7 and mu4 is equal to 18.75। इनको यूज करके हमें कैलकुलेट करना है बीटा टू एंड गामा टू। अब फॉर्मूले हमें पता है, वी नो बीटा टू इज इक्वल टू म्यू फोर फोर्थ मोमेंट डिवाइडेड बाय म्यू टू स्क्वायर। बस हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। म्यू फोर हमें पता है 18.75 और म्यू टू है 2.5, इसका लेना है स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसका आंसर आता है 3। तो हमने क्या कहा था कि अगर बीटा टू इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब कर्टोसिस 0 है, मतलब ना ही लेप्टोकर्टिक आता है या ना ही प्लैटिकर्टिक में आता है। बीटा टू इक्वल टू 3 का मतलब है दिस इज मीजोकर्टिक, मतलब दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं देयर इज नो कर्टोसिस एंड दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। उसके बाद अब गामा टू भी कैलकुलेट करना है। तो गामा टू के लिए हमें पता है फॉर्मूला इज बीटा टू माइनस 3। बीटा टू हमारे पास 3 आया है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी हमें सेम चीज पता चली है। अगर गामा टू इक्वल टू 0 आता है इसका मतलब अगेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, मतलब इट इज मीजोकर्टिक, इट इज नीदर leptokurtic nor platykurtic,
दिस इज मीजोकॉर्टिक। ठीक है, तो दोनों ही चीजों से हमें बीटा 2 से गामा 2 से सेम इंटरप्रिटेशन निकल कर आती है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कर्टोसिस विद द हेल्प ऑफ बीटा 2 एंड गामा 2। अब यहाँ पर तो हमें ये मोमेंट्स की वैल्यूज डायरेक्टली गिवन थी, तो लेकिन अगर आपको एक डेटा सीरीज गिवन होती है, चाहे वो इंडिविजुअल है या डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूस सीरीज है, और आपको बोला जाता है कर्टोसिस कैलकुलेट करो, तो उस केस में पहले आपको मोमेंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और मोमेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम मोमेंट्स वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो मोमेंट्स अबाउट जीरो है या आर्बिट्ररी ऑरिजिन है या फिर मोमेंट्स अबाउट मीन है। तो आपने, लेकिन यहाँ पर कर्टोसिस कैलकुलेट करने के लिए तो हमें सेंट्रल मोमेंट्स ही चाहिए होते हैं, तो इनके जो भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं आपने वो यूज करके पहले मोमेंट्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आपने बीटा 2 गामा 2 का फॉर्मूला लगाना है और ये कैलकुलेशन कर लेनी है। तो अगर आपको इसमें कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर स्क्यूनेस मोमेंट्स एंड कर्टोसिस का कंप्लीट होता है। अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है कोई छूट गया है या आपको किसी और टॉपिक में हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।